अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हमने अभी तक बहुत ढेर सारे रिएक्शंस पढ़ रखे हैं। क्लास 9th में भी रिएक्शंस पढ़ा, क्लास 10th में तो और डिटेल में पढ़ा, बैलेंसिंग वगैरह। तो हमने नोटिस किया था कि कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट का क्या होता है, इवॉल्व होता है या एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई ए सबस्टेंस है जो कि बी से रिएक्ट कर रहा है और कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है, या किसी किसी केसेस में हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। यानी कि प्रोसेस जो होती है क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है या फिर एंडोथर्मिक होती है। तो ऐसे केस में जो अमाउंट ऑफ हीट निकल रही होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट निकलती है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट निकल रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंथैल्पी, ठीक है। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के दौरान इसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है, यानी इनिशियली यानी प्रोडक्ट फॉर्म में कुछ और एंथैल्पी मिलेगी और प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट में कुछ और मिलेगी और प्रोडक्ट में कुछ और मिलेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के दौरान इनिशियली मान लेते हैं कि H1 थी, तो जब प्रोडक्ट बन गया तो H2 हो गई। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जितनी भी हीट निकलेगी उसी का कैलकुलेशन इसमें किया जाता है। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी चेंज को फॉर केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर एच, ठीक है। किसी किसी बुक्स में डेल्टा एच आर भी लिखा रहता है या कहीं कहीं कैपिटल आर भी लिखा रहता है, तो बातें सेम है रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल मान लेते हैं, हम मीथेन गैस है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, यानी कि कंबशन करेंगे। तो इस दौरान क्या होगा, CO2 बनता है, सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है तो CO2 और वाटर बनता है। इसको बैलेंस आउट भी कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस आउट। तो मीथेन बर्न होती है ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर जो है हमने पढ़ रखा है क्लास 10th में कि यहाँ पे हीट और लाइट निकलती है, ठीक है। तो यानी कि एंथैल्पी का चेंज कुछ ना कुछ आ रहा होगा, हीट निकल रही। इस केस में जो एंथैल्पी का चेंज आता है वो क्या हमको मिलता है, -890.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो जो प्रोसेस इनिशियल से फाइनल में जाके कुछ ना कुछ चेंज आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। और ये इस इक्वेशन के लिए ये होगी 890.4 -890.4। माइनस साइन यहाँ पर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस केस में एनर्जी क्या हो रही है, या सॉरी हीट क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। एनर्जी भी कह सकते हैं, हीट निकल रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कार्बन की, एक और एग्जांपल लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, इसको हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। यानी कि वाटर जो है यहाँ पर स्टीम फॉर्म में लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस केस में जो रिएक्शन एंथैल्पी हमको मिलती है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन मिलता है, वो क्या मिलता है, +131.4 किलो जूल पर मोल मिलता है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफिकेंस दे रहा है कि इस केस में हीट जो हो रही है क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। तो एंथैल्पी का चेंज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ही आए, या ठीक है, ये दोनों तरह की प्रोसेस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, कंसीडर करें एक जनरल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, ठीक है ना। हम सीधे सीधे ले लेते हैं क्या, रिएक्टेंट R से क्या बन रहा हो, प्रोडक्ट बन रहा हो। ये एक जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम इसका एंथैल्पी निकालना चाहें, एंथैल्पी चेंज, तो हमको क्या मिलेगा, एंथैल्पी चेंज हमको मिलेगा कि डेल्टा RH इज इक्वल्स टू, ठीक है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यानी कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास R1 + R2 दो रिएक्टेंट है, दोनों मिला के दो प्रोडक्ट बना रहा है, P1 + P2, ठीक है। तो रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगा कि हमको जो है एंथैल्पी ऑफ P1 + P2, एंथैल्पी ऑफ P2, ठीक है, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा एंथैल्पी ऑफ R1 + एंथैल्पी ऑफ R2। बेसिकली हमको दोनों एंथैल्पी, दोनों प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऐड करनी होगी और दोनों रिएक्टेंट की ऐड करनी होगी, देन हम एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास
यही इक्वेशन है CH4+2O2 का, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या था, CH4 गैसियस फॉर्म में, इसको लिया बैलेंस आउट, ऊपर लिखा हुआ है ये इक्वेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, ठीक है। इस इक्वेशन के टर्म्स में इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो ये हमारा इक्वेशन बना है इसके टर्म्स में जितने भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें एंथैल्पी चेंज जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एच ऑफ क्या क्या लेना पड़ेगा हमको, डेल्टा एच ऑफ हमको लेना पड़ेगा H2O, ठीक है। पहले CO2 लेते हैं, पहला प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमको CO2 का H लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस हमको किसका H लेना पड़ेगा, H2O का। अब हमको यहाँ ज़रा ध्यान देना है कि यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स 2 हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमको यहाँ पर 2H लेना पड़ेगा, ट्वाइस द एंथैल्पी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि एंथैल्पी बेसिकली हम 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर हमको 2 मोल का दिख रहा है तो हमको 2 मोल की इसे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे किसके, प्रोडक्ट से, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट से। ये तो हमारा प्रोडक्ट पार्ट हो गया ना। रिएक्टेंट की बात करें तो हमारे पास जो H ऑफ CH4 लेना होगा, ठीक है, प्लस हमको क्या लेना होगा, 2H ऑफ O2। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। दोनों को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एंथैल्पी का चेंज मिल जाएगा। तो ये होती है प्रोसेस। अच्छा, अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोट है, काम आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, ठीक है। इस केस में जो एंथैल्पी होती है, रिएक्शन एंथैल्पी होती है, वो होती है क्या, -285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, यानी कि अब हम H2O को डिकम्पोज कर रहे हैं किसमें, H2 और हाफ O2 में, ठीक है। तो ऐसे केस में जो रिएक्शन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 285.8 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जो रिएक्शन में से जो एंथैल्पी निकल रही है, यानी हीट इवॉल्व हो रही है, उसका साइन चेंज कर दें, यानी उसको एब्जॉर्ब करा दें, प्लस कर दें, तो ये रिएक्शन क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंथैल्पी का चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब अगर बात की जाए इसका थोड़ा सा, अगर ग्राफ वर्क की बात की जाए, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 तरह की प्रोसेस हमने ली है, ठीक है। एक प्रोसेस हमने ली है क्या, एक्सोथर्मिक, और दूसरी प्रोसेस हमारे पास क्या थी, एंडोथर्मिक, ठीक है। एक जगह हीट एब्जॉर्ब होती है, एक जगह हीट निकलती है। तो एक्सोथर्मिक में एग्जिट करती है, हीट निकलती है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं फेज़ चेंज का, ठीक है, इन टर्म फेज़ और एनर्जी फेज़ वर्सेस एनर्जी का। तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। कब, ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यही अगर हम एंडोथर्मिक के लिए सेम ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने एनर्जी और फेज़ का, तो ऐसे केस में हम क्या नोटिस करते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कम है और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, कंपैरिजन टू एक्सोथर्मिक। तो ये हमको ग्राफ प्लॉट मिलता है, ठीक है। अब ये जो डेल्टा एच होता है, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है, वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको अलग से कर लेते हैं, फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा एच डिपेंड्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा एच डिपेंड्स। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है फिज़िकल स्टेट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिज़िकल स्टेट अगर अलग अलग है तो उनकी एंथैल्पी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर हम दोनों गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं। यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, वो स्टीम है, मतलब बेसिकली स्टीम है, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोजन अगेन हम ऑक्सीजन ले रहे हैं गैसियस फॉर्म में, लेकिन इस बार जो वाटर बन रहा है उसको हम कंडेंसर से पास कर रहे हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि एक बार स्टीम है, एक बार वाटर है। तो ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, इस केस में जो हमको एंथैल्पी निकलती है रिएक्शन की, वो क्या मिलती है, -285.8, ठीक है। और नीचे वाले केस में, यानी जब वाटर लिक्विड फॉर्म में आता है, तो हमको क्या मिलती है, 241.8 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच दोनों केस में अलग है। ये बता रहा है बेसिकली कि अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी का चेंज भी होगा, ठीक है ना, मतलब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो है एलोट्रॉप के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है,
ठीक है ना। एलोट्रॉप के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन का एक एलोट्रॉप डायमंड लें और एक कार्बन का ग्रेफाइट ले लें, ठीक है, दोनों को सेम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट करें यानी जलाएं, कंबशन करें, ठीक है, दोनों केस में हमको पता है CO2 बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा, CO2 बनेगा गैसेस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब हम इस पर इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, 395.4 मिलती है इसकी इंथैल्पी चेंज। और अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो यहाँ पर इंथैल्पी चेंज हमको क्या मिलती है, -393.5 मिलती है। अब दोनों जो है क्या है, वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं, यानी कि हम इंथैल्पी चेंज से एलोट्रॉप के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं कि मतलब अलग अलग तरह से कोई भी एक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए डायमंड भी कार्बन से बना है, प्योर कार्बन से, ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन से बना है, तो नॉर्मली ये एक माइंड मेकअप होता है कि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। लेकिन जब हम इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं तो हमको दोनों क्या मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। तो ये बता रहा होता है कि एलोट्रॉप्स के केस में अलग अलग हमको डेल्टा H मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन की बात हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स अलग अलग होंगे तो हमको अलग अलग डेल्टा H मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टेम्परेचर का भी डिपेंडेंस होता है, ठीक है, टेम्परेचर का भी डिपेंडेंस होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग इंथैल्पी चेंज मिलेगी, ठीक है। प्रोसेस बहुत ज़्यादा हीट ऐसे टेम्परेचर में हो रही है जहाँ पे हीट ज़्यादा हो तो वहाँ पे अलग इंथैल्पी, ठंडा है तो अलग इंथैल्पी, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर और वॉल्यूम, ये तीनों थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी चेंज करेंगे तो हमको इंथैल्पी चेंज मिलेगा, ठीक है, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी। तो इस तरह से फैक्टर इफेक्टिंग होता है, यानी कि डेल्टा H जो है इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब बात आती है, क्या कोई ऐसा सबस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है जिसमें डेल्टा H ज़ीरो होता है, डेल्टा H यानी इंथैल्पी चेंज ज़ीरो होता है, कुछ ऐसे सबस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक रखें और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन रखते हैं, तो ऐसे केस में जो डाई एटॉमिक गैसेज होती हैं या डाई एटॉमिक या प्योर जो सेल्फ लिंक्ड होते हैं, बेसिकली एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा H ऑफ Cl2, ये हमको ज़ीरो मिलेगा। डेल्टा H ऑफ S8 सल्फ़र का होता है, ठीक है, ये हमको ज़ीरो मिलेगा। डेल्टा H ऑफ फॉस्फोरस P4 होता है, ये हमको ज़ीरो मिलेगा। डेल्टा H ऑफ N2, ये हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। बेसिकली ये अपने आप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म कहा जाता है इनको, अपने आप से सेल्फ से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे केसेस में हमको क्या मिलती है, ज़ीरो मिलती है। या फिर अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें तो उनके केस में भी जो हमको डेल्टा H मिलता है वो क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना पड़ता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।